कहानी की शुरुआत होती है गांव से, जहां कुछ बच्चे अपने दोस्त याटारो चैन को चने के झाड़ पर चढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो अपनी इंटेलिजेंस और अमीर परिवार होने के बलबूते पर जल्दी टोक्यो शहर जाने वाला है। याटारो ने कहा कि मैं तुम चमचों को भी साथ ले जाऊंगा, पर उसके लिए तुम मेरे नए मेहमान सुगात से दूर रहना होगा। टारो के भाई डोराटाबो को वो बच्चे काफी चिढ़ाते हैं। टोक्यो से आने वाला इन्वेस्टिगेटर इनुगामी रास्ते में फंस जाता है, पर उसे लेने के लिए याटारो की मदर खुद गाड़ी लेकर आती है और उसे कसुमा बुलाने का कारण बताती है। उन्होंने इनुगामी को कुछ लाशों के बारे में बताया, जिस बात को उसने बच्चों से अभी तक छुपा कर रखा हुआ है। जब वो घर पहुंचकर उसे चाय देती है तो याटारो और उसके दोस्त छुपके उससे शहर से आए मेहमान को देखते हैं। याटारो चैन की मॉम ने बताया कि गांव में कुछ खतरनाक भेड़ियों का राज है, जिन्हें खत्म करने की जिम्मेदारी उन्होंने इनुगामी को ही दी है। दरअसल डोराटाबो एक अनाथ है जो उनके यहाँ रहकर सारे काम किया करता है, पर इनुगामी को मेहनती लोग काफी पसंद हैं। जब उन्होंने डोराटाबो के स्कूल के बारे में पूछा तो उसकी मॉम ने जवाब नहीं दिया। शाम के वक्त जब इनुगामी गर्मा गर्म बात का मजा ले रहा होता है, तभी याटारो आकर उसकी चापलूसी करने लगता है, क्योंकि इनुगामी के साथ टोक्यो जाना उसका सपना है। जब इनुगामी ने उससे डोराटाबो के बारे में पूछा तो याटारो उसके बारे में भला बुरा कहने लगा। उसने कहा कि वो हमारे लिए सिर्फ एक नौकर है और कीचड़ में रहने की वजह से हमेशा उसे नाम दिया जाता है। पर इनुगामी चाहता है कि डोराटाबो उसकी मेहमान नवाजी करे। वो नहा धोकर इनुगामी के लिए नाश्ता लेकर जाता है, पर इनुगामी कोआची ने उसे अपना कार्ड दिया और पूछा कि क्या तुम्हें खेतों में काम करना पसंद है, और पूछा कि क्या तुम्हें खेतों में काम करते वक्त कुछ अजीब महसूस हुआ। पर डोराटाबो उसे नाश्ते के बाद उसे सब बताना चाहता है। पहले तो डोराटाबो ने कहा कि कोई भी उसके साथ खाना नहीं खाता, क्यों लोग उसे बदबूदार समझते हैं, लेकिन इनुगामी को इस बात से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। पर किसी ने पहली बार डोराटाबो को हैंडसम कहा। इनुगामी ने हाल ही में घटना के बारे में डोराटाबो से पूछा तो उसने बताया कि कुछ डेड बॉडीज उसने खेतों के पास पड़ी हुई देखी थी, जिनमें कुछ चिकन्स भी थे, पर उनकी हालत ऐसी थी कि किसी मॉन्स्टर ने उनका ये हाल कर दिया। इनुगामी का इंटरेस्ट अचानक डोराटाबो में बढ़ने लगा। उसने अगले 5 दिनों तक उसके साथ टाइम बिताने का फैसला किया और काम में डोराटाबो का हाथ बटाने लगा, और ये बात याटारो के मन में तीर की तरह चुभने लगी थी। कुछ दिनों तक डोराटाबो के साथ रहकर इनुगामी उसके काफी करीब आ गया। आखिर डोराटाबो के साथ उसका हाथ बटाने के बाद उसे असली मेहनत का मतलब समझ आया। जब इनुगामी ने उसके अजीब लॉकेट के बारे में पूछा तो उसने बताया कि ये उसके पेरेंट्स की देन है, पर ठीक से देखने पर उसने बताया कि ये एक लाइफ स्टोन है, जिसका मतलब साफ है कि उसके पेरेंट्स के उसे छोड़ने के बाद याटारो की मॉम ने किसी मतलब से उसे अपने साथ रखने का फैसला किया होगा। इनुगामी ने उसे मौका दिया कि वो चाहे तो उसे अपने पेरेंट्स से मिलवा सकता है। आखिरकार वो एक जासूस है, पर डोराटाबो हमेशा से ही इस बात से लेकर कंफ्यूज है। रात के समय याटारो अपना गुस्सा निकालने के लिए डोराटाबो को गिरबान पकड़ लेता है और कहता है कि तुम टोक्यो जाने का सपना नहीं देख सकते, क्योंकि तुम एक गंदी नाली के कीड़े हो। उसने डोराटाबो को अनाथ कहा और उसका लॉकेट भी छीन लिया। याटारो को इसका फल झेलना पड़ा, क्योंकि डोराटाबो अचानक एक मॉन्स्टर में बदलने लगा। उसने खुद पर से काबू खो दिया, पर जब उसने लॉकेट दोबारा उठाया तब वो वापस नॉर्मल हुआ। डोराटाबो इनुगामी के सामने काफी शर्मिंदा महसूस करता है, लेकिन इनुगामी ने उसे अपनी पंच दिखाई और कहा कि वो भी उसी की जैसे किनोमो है। किनोमोज इंसानों के साथ नहीं रहा करते थे, पर हाल ही में उसके बीच का रास्ता अलग रूप में लेने लगा है, और डोराटाबो एक हेनियो है जिनके अंदर खून नहीं होता। पर इनुगामी ने अपने हाथों से उसे बंदूक बनाकर दिखाई और कहा कि हम दोनों एक ही डीमन है, और तुम्हारा ये लॉकेट तुम्हें अपने असली रूप में आने से रोकता है। तभी जब एक बार याटारो ने डोराटाबो के मारने की कोशिश की थी तो उसके सर से सफेद खून निकला और कुछ ही देर में वो वापस पहले जैसा हो गया। पर इस वक्त याटारो खतरे में है और उसे कई सारे भेड़ियों ने अपना डिनर बनाने का फैसला किया है। तभी उसे बचाने के लिए इनुगामी और डोराटाबो पहुंच जाते हैं। डोराटाबो एक भेड़िए का सर काट डालता है, जो कि उसे मारने का सही तरीका है, पर एक और खूंखार भेड़िया अभी जिंदा है। इनुगामी ने उस पर गोलियां बरसाई, पर अभी भी कुछ असर नहीं हुआ। इसके बाद डोराटाबो बहादुरी दिखाते हुए उसके मुंह में हाथ डालकर उसे गर्दन लग कर देता है। जब वो रास्ते में लौटकर घर जा रहे होते तो इनुगामी डोराटाबो के सर पर बंदूक तान देता है। दरअसल उसे याटारो की मॉम ने डोराटाबो को खत्म करने के लिए बुलाया है, क्योंकि वो उसकी सच्चाई काफी पहले से जानती थी और उसने ये सब अपने असली बेटे के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए किया। इनुगामी के पूछने पर डोराटाबो ने अपना असली नाम कबाने बताया। वो कबाने को जीने का एक मौका देने के लिए तैयार है, पर अब इतना सुनने के बाद आखिर उसकी जीने की क्या फायदा। वो खुशी खुशी अपना जीवन त्याग देना चाहता है। उसके इतना कहते ही इनुगामी ने उसके सर को शूट कर दिया और उसे अपने साथ घर ले आया। उसने कहा कि वो कबाने के शरीर को जंगल में दफना देगा, पर वो उसे अपने साथ टोक्यो लेकर आ गया। उसने कबाने को खाने के लिए स्नैक्स भी दिए और कहा कि डोराटाबो की मौत हो चुकी है और ये तुम्हारा नया जन्म है।
इतने में वो दोनों घर पहुंच जाते हैं। इनुगामी उसे कुछ बढ़िया कपड़े देता है और आराम करने को कहता है। तभी उसकी मुलाकात शिकी और अकीरा से होती है। इनुगामी ने कहा कि कबाने अब उनके साथ ही काम करेगा। अब वो भी कम्युनिस्ट ग्रुप का हिस्सा है जो खतरों का सामना करके कई लोगों की जिंदगी बचाने का काम किया करते हैं। कबाने एक हानियो है। अकीरा ने कहा कि उसमें से बिल्कुल शिकी जैसी स्मेल आती है, पर शिकी को कतई पसंद नहीं है कि कोई बिना पूछे उसके कपड़े मटका ले। जब बेचारा कबाने कपड़े वापस देने के लिए उतरता है तो शिकी चिल्लाकर कहता है कि वो पहने हुए कपड़े नहीं पहनता। उसने कहा कि वो कबाने से 1 साल बड़ा है, इसलिए वो सीनियर है और ना ही वो अपना रूम कबाने के साथ शेयर करने वाला है। जब अकीरा ने उससे अपने बारे में पूछा तो कबाने ने उसे क्यूट लड़की कह दिया, जिसे सुनकर कोई भी लड़की खुश होती है। पर असल में अकीरा तो एक लड़का है जो उसे देखकर कोई नहीं बता सकता। डिनर के वक्त शिकी उसे कहता है कि पता नहीं क्यों उसे चाहकर भी नहीं अपना पा रहा है। हालांकि वो दोनों हानियों है, पर शिकी इतना भी बुरा नहीं। उसे अपना पिज्जा कबाने के साथ शेयर किया, पर कबाने ने तो ये नाम ही पहली बार सुना है। शिकी समझ नहीं पाता कि आखिर वो कौन सी दुनिया का प्राणी है जिसने कभी पिज्जा नहीं खाया। शिकी उसे हैप्पी बर्थडे कहता है क्योंकि ये कबाने का नया जन्म जो है। कबाने को पिज्जा काफी पसंद आया। अकीरा ने शिकी को समझाने की कोशिश करी कि कबाने बेचारा एक भोला बच्चा है और वो भी उन्हीं की तरह है, इसलिए उन्हें उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। रात को चुपके से शिकी कबाने को गिरा देता है और पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आए हो। तो कबाने ने कहा कि कार से, और दूसरी बार पूछने पर वो कहता कि इनुगामी ने अपनी मर्जी से उसे यहाँ लाया है। पर जब शिकी ने उसे अनाथ कहा तो वो वहाँ से उठकर जाने लगा, लेकिन अचानक कबाने का घाव भी भर गया। अगले दिन इनुगामी सभी बच्चों को एक मिशन पर ले जाता है। जब उसने उन्हें अपने साथ बच्चों को ले जाने की बात कही तो गार्ड्स उसे रोकने लगे। अंदर जाकर उन्हें पता लगा कि एक बच्चा और उसकी मॉम अंदर के रूम में फंसे हुए हैं, जहाँ कुछ कीड़ों ने अचानक हमला करके उनकी हालत चूसे हुए आम जैसी कर रखी है। जब उन तीनों बच्चों ने अंदर की हालत देखी तो अकीरा तो डर के मारे हालत पतली हो गई। इनुगामी बताता है कि उन बग्स को 3 कॉर्प्स बग्स कहा जाता है जो जीते जागते इंसान को लाश में बदल सकते हैं, और उनका सबसे पसंदीदा खाना इस वक्त रूम में मौजूद भी है और श्योर है कि वो उन कीड़ों को कमरे से बाहर कर अंदर फंसे लोगों को बचा सकता है अगर वो अपनी स्किन को स्टील का बना ले। लेकिन तैयारी के लिए उसे ये जगह खाली करनी चाहिए ताकि कोई काम के वक्त तंग ना करे। पुलिस वालों को याद है कि कैसे उन्होंने लापरवाही के चलते अपना एक साथी खो दिया। एक पुलिस वाले ने तो अंदर लोगों को मरा हुआ घोषित कर दिया, पर वो बेचारा बच्चा जिसकी माँ अंदर मौत के मुंह में है उस पर जोर से चिल्लाया। इनुगामी के कई अनुसार सभी ऑफिसर्स को बाहर जाना पड़ता है। शिकी को लगता है कि वो अपने सिल से उन कीड़ों को उस पर चिपकाकर कैद कर सकता है। उसने अपनी एक उंगली से ठीक वैसा ही किया और अंदर जाल बिछा दिया। जब सभी बग्स उस पर चिपकते हैं तो वो जले को भी खाने लगते हैं। आखिर नन्हा स्पाइडरमैन कुछ खास काम नहीं आया। इनुगामी को लगा कि अब उसी को अंदर जाकर सब संभालना पड़ेगा, पर तभी कबाने इसे अकेले निपटाने को जिद करने लगता है। बच्चे तो उसे बेवकूफ समझ रहे हैं, पर इनुगामी को उस पर पूरा भरोसा है। कबाने को बस अंदर जाकर स्वार्म को हटाना होगा, जिससे सभी बग्स खुद का खुद भाग जाएंगे। जैसे वो एक कदम अंदर रखता है तो बग्स हजारों की तादाद में उसके शरीर पर चिपक जाते हैं, पर कबाने के पास ना तो खून है ना ही उस दर्द का एहसास होता है। उसने इनुगामी के कहे अनुसार स्वार्म को पकड़कर ऊपर उठा दिया, जिसके बाद सभी कीड़े वहां से गायब हो गए और उसका पहला मिशन कामयाब रहा। अपनी मॉम को देखने के लिए बेताब बच्चे दौड़कर अंदर आते हैं और उनकी हालत देखकर रोने लगते हैं। उस दिन कबाने को एक परिवार की अहमियत समझ आई। इनुगामी जानता है कि कबाने पत्थर की तरह मजबूत है, पर वो अंदर से टूटा हुआ है। जब वो बाहर आए तो कबाने के हाथों में जूते होते हैं। वो बच्चा तेजी से उनकी तरफ दौड़कर आता है और कबाने को शुक्रिया करता है। वो जानना चाहता है कि आखिर कमरे में ऐसी क्या चीज थी जिसकी वजह से वो कीड़े वहाँ घुस आए। इनुगामी ने कहा कि असल में ये जूते ही हैं उन बक्स को अपने साथ ले आए थे, जिन्हें वापस ले जाकर उसके भाई को वहीं वापस करने होंगे जहाँ वो उन्हें लौटा लाया था। दरअसल उनका परिवार काफी गरीब है और उसकी मॉम कई दिनों से फटे जूतों में गुजारा कर रही थी, इसलिए उसका छोटा भाई उन जूतों को मॉम को गिफ्ट देने के लिए लाया था। पर सवाल उसकी मॉम का था, इसलिए उसने मना भी नहीं किया। बग्स का फोबिया होने के बावजूद उसकी मॉम ने बिना सोचे समझे उसके छोटे भाई को बचाने की कोशिश की। उसके जाने के बाद कबाने अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए बेकरार हो रहा उठा। जानता है कि उसके पेरेंट्स भी किमोनो है, तो क्या वो इनुगामी के साथ काम करके उनसे मिल सकता है। और जब इनुगामी तीसरी बार उससे पेरेंट्स को मिलाने के लिए पूछा तो इस बार वो हाँ कहता है। रात के वक्त शिकी कबाने से कहता है कि उसकी मदर भी एक स्पाइडर किमोनो थी, इसलिए उसके पास भी कुछ खूबियां है, पर वो नहीं जानता कि वो जिंदा भी हैं या मर चुके हैं। शिकी ने कहा कि कबाने को झूठी आशा नहीं लगानी चाहिए कि वो लोग अभी हमें ढूंढ रहे होंगे। आखिर उससे बिछड़े हुए 13 साल हो चुके हैं, अगर उन्हें आना होता तो जरूर उसे ढूंढ निकालते।
लेकिन कबाने उससे सहमत नहीं होता। कुछ दिनों पहले उसकी जिंदगी में उसके गांव की तरह ही अंधेरा था, पर इनुगामी ने आकर उसके अंदर की ज्वाला को जगा दिया। उसकी बातें सुनकर शिकी उठकर चला देता है और कहता है कि तुम इससे अपना ही गर्व समझो, पर कबाने ने अगर खराटे लिए तो शिकी से बुरा कोई नहीं होगा। इनुगामी उस इंसान को कबाने के बारे में पूरी खबर देता है जिसने उसे आज का टास्क दिया था, और वो एक लेडी है जो एक हानियों की टीम में आने से काफी ज्यादा खुश है। इनुगामी ने कहा कि वैसे तो कबाने कोई आवारा हानियों नहीं, पर शायद वो खतरनाक हो सकता है। अगले दिन इनुगामी ने उसके आने की खबर दी जिसका नाम इनारी उरोको है, और वो एक किमोनो होने के साथ एक पुलिस सुपरिटेंडेंट भी है। जाहिर है डिटेक्टिव्स के लिए ऑफिसर काफी काम के होते हैं। अकीरा जब कबाने को एक क्यूट कैफे के बारे में बताने लगा तो इनुगामी ने उसे साइड में बुलाकर एक गुड लक चार्म दिया। इसके बाद हम सीधे शिंकुजु पुलिस स्टेशन की ओर चल देते हैं। लगता है इनारी की काफी इज्जत है, आखिर वो बला की खूबसूरत जो है, उसकी परफ्यूम से ही उसके आसपास के लोगों पर नशा सा छा जाता है। शिंकुजु स्टेशन के रास्ते में कबाने पहली बार शानदार मार्केट देखता है और अकीरा उसे हर दुकान के बारे में बताने में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टेड दिख रहा है, पर शिकी को काफी जल्दी है। और जब वो अंदर जाकर ऑफिस में इनारी के बारे में पूछते हैं तो एक हवलदार उन्हें वहाँ से रफा दफा होने के लिए कहता है। शिकी के बार बार कहने पर उसने उन्हें परमिशन नहीं दी, पर तभी इनारी की सेक्रेटरी कित्सुने उन्हें लेने आती है, पर इनारी ने सिर्फ कबाने को बुलाया। शिकी को ये इंसल्ट कतई पसंद नहीं आई। कुछ ही देर में वो कबाने को मीटिंग रूम में लाती है जहाँ उसने बड़ी बदतमीजी से लात मारकर उसे अंदर फेंक दिया, जहाँ इनारी उसका वेट कर रही थी। उसने इनुगामी को मुंह से कबाने के बारे में कुछ काफी तारीफ सुनी है, बल्कि वो सारे हर छोटी से छोटी बात जानती है। इनारी कबाने को वो लाइफस्टोन देखने में इंटरेस्टेड है, और जब कबाने ने वो लॉकेट उसके हाथ में थमाया तो इनारी पूछने लगी कि क्या तुम जानते भी हो कि ये क्या चीज है। इनारी बताती किमोनोस के पास कई तरह की एनर्जीज होती हैं, पर उन्हें इंसानों पर अभी तक हद तक जीने के लिए निर्भर रहना पड़ता है। असल में इनुगामी और इनारी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जिनमें कोई सही काफी ज्यादा अलग है, पर अब वो एक्टिंग करके थक चुकी है। उसने कहा कि अगर ये लाइफस्टोन उसे मिल जाए तो उसे इंसानों की कोई जरूरत नहीं, और इतना कहते ही कोचैन कबाने का सर काट डालती है। इनारी जानती है अगर उसके सर को अलग नहीं रखा गया तो कबाने फिर से उठ खड़ा होगा। इनारी का प्लान ऐसे कई लाइफस्टोन प्रोड्यूस करना है ताकि वो इंसानों के अस्तित्व को खत्म कर सके, पर वो भूल रही है कि कबाने के दोस्त भी उसका इंतजार कर रहे होंगे जिसकी जिम्मेदारी उसने कित्सुने को दी थी। कुछ देर बाद शिकी और अकीरा के सामने कबाने खुद खड़ा होता है। शिकी नाराज है क्योंकि वो आधे घंटे से अंदर था। कबाने कहता है कि वो इनारी जी के कमरे में था। पता नहीं अकीरा को उसका व्यवहार कुछ बदला सा लग रहा है। जब शिकी ने कित्सुने को गाली देनी शुरू की तो उसने कबाने के रूप में छोड़कर अपना असली चेहरा दिखा दिया। उसने कहा कि वो यही उन दोनों का मार डालेगी। फिर उसने पूरी जगह को बत्ती की तरह सुलगा दिया, पर उन पुलिस वालों को क्या जो उसी के साथी हैं। कित्सुने ने कहा कि ये सब इनारी के पुतले हैं जो उसके इशारों पर नाचते हैं और उन्हें कोई दर्द तकलीफ का एहसास भी नहीं होता। शिकी और अकीरा जैसे ही जान बचाकर भागने लगे, कित्सुने तो जैसे ही उनके पीछे ही पड़ गई। उनके बचने का कोई रास्ता नहीं, पर तभी शिकी ने उसे वो केस छीन लिया जिसे वो इनारी को देने वाली है, और जब इन्होंने उसे खोला तो अंदर कबाने का सर देखकर उन दोनों की हालत खराब हो गई। लेकिन इतने में वो कुछ करते शिकी अकीरा उस सर को लेकर सेफ जगह पे छुप गए। कबाने को याद है कि उसका शरीर लॉकर रूम में है। कबाने के सिर्फ सर पर भरोसा करना शिकी के लिए काफी मुश्किल है, पर अब कोई रास्ता भी नहीं है। कबाने चाहता है कि वो उसकी खोपड़ी को कित्सुने के पास फेंक दे, वो उसे तबाह कर देगा। शिकी ने दिल पर पत्थर रखकर ठीक वैसा ही किया, पर कबाने ने अपने मुंह से उसका कंधा चीर डाला। शायद उसका निशान कहीं और था। शिकी ने देखा कि वहाँ का माहौल फिर से एकदम शांत हो गया, पर देखते ही देखते कबाने अपने शरीर को रीजनरेट कर लेता है और वार्म अप करने लगता है। शिकी अब उससे परेशान हो चुका है क्योंकि कबाने के साथ रहकर उसे बार बार खुद को कमजोर होने का एहसास होता है, पर जो भी हो वो है एक टीम में ही। जब वो तीनों वहाँ से निकलते हैं तो इनुगामी बाहर खड़ा होकर उनका इंतजार कर रहा होता है, जैसे वो सब कुछ पहले से जानता हो। उसने कहा कि अगर सच में कुछ बुरा होता तो वो अंदर जरूर आ जाता, आखिर इससे बुरा क्या हो सकता था। जब इनारी काफी खुशी से उस लाइफस्टोन को निहार रही होती है तो वो एक जादुई गुड़िया में बदल जाता है, जिसके बाद उसे इनुगामी का कॉल आया। वो इनारी की फितरत को पहले से जानता था, इसलिए उसने अपनी असली लाइफस्टोन को कबाने से अपनी मॉम से छुपाने के लिए कहा था। इतना सब करने के बाद आखिर इनारी खुद को एक दोस्त कैसे बता सकती है। बस इसके बाद इनारी गुस्से में कार समेत ड्राइवर को जला देती है। तो जो भी इनुगामी के बच्चों को डिनर के लिए ले जाने की बात करता है कबाने के वेलकम की खुशी में, पर इसी बीच शिक्की और अकीरा पैनकेक और नूडल्स को झगड़ने लगते हैं। कबाने को ये भी नहीं पता, इसलिए वो कहता है कि वो दोनों खाएगा। वही कित्सुने अपने किए पर इस कदर शर्मिंदा है कि वो अपनी शक्ल तक नहीं इनारी को नहीं दिखाना चाहती। लगता है आज सबने कुछ ज्यादा ही खा लिया। इनुगामी कबाने को समझाता है कि वो किमोनोस
इनुगामी कबाने को समझाता है कि वो किमोनोस लाइट की और काफी आकर्षित होते हैं और वो इंसान भी जिन्हें किमोनो से शक्ति मिली हुई है। और अचानक उनकी नजर कित्सुने पर पड़ती है जो कबाने का सर चाहती है, पर उसे देखकर लगता है कि वो चलने की हालत में नहीं है। इनुगामी उसे घर लाकर उसे पिज्जा खाने को देता है, पर अभी भी कित्सुने अपना मिशन नहीं भूली। आखिर वो अपनी मालकिन की अच्छी बच्ची जो है। इनुगामी ने कहा कि खाने की टेबल पर चढ़ना कोई अच्छी बात तो नहीं, जिसके बाद वो कित्सुने को फ्रेश होने के लिए कहता है। तभी कोई उनके दरवाजे पर दस्तक देता है। लगता है कोई काम उनके दरवाजे पर खुद चलकर आया है, पर असल में तो उनके बार का कस्टमर है जो अपने दिल के दर्द को कम करने के लिए यहाँ आया है। कबाने ये देखकर हैरान है कि उनका लगभग आधा घर एक बार है। शिकी बताता है कि इनुगामी का पिछला पार्टनर काफी शौकीन था, पर उसके जाने के बाद हमने इस बिजनेस बना डाला। फिर वो आदमी अपने गमों को झोली में भर के रेस्ट रूम की ओर चला जाता है। कबाने ने कोई शब्द किसी के मुंह से पहली बार सुने, जिसका मतलब होता है प्यार। अकीरा ने कहा कि शिकी एक इंसान और किमोनो को प्यार की वजह से ही दुनिया में आया, और यही बात सुनकर बेचारे कबाने को लगा कि अगर वो प्यार के बारे में वो गहराई से समझे तो जरूर वो अपने पेरेंट्स को ढूंढ सकता है। आखिर इसका जवाब इनुगामी क्या ही देता। उसने कहा कि इसके बारे में कित्सुने तुम्हें बेहतर समझ सकती है, और अगर उसने ऐसा कर दिया तो इनुगामी कित्सुने को उसके सर भी ले जाने देगा। इनुगामी ने सोचा कि क्यों ना बच्चे इस दिल टूटे आशिक का मन बहला दे। जब यूरोनो को चूहा दिखता है जिसे देखकर उसके शरीर में फुर्ती आ जाती है और वो उसे मुंह से पकड़कर मार डालता है। वो कुछ दिनों से चूहों को अपने ठेले में इकट्ठा कर रहा है। इनुगामी समझ गया कि वो फेलाइन पोजीशन का शिकार है जो नेकोमातास का काम है। वो खुद को सुंदर रूप में लाकर लोगों को अपने वश में कर लेते हैं, क्योंकि अकीरा हर अजीब चीज को देखकर घबरा जाता है। इसलिए इनुगामी चाहता है कि कल से वो ऑफिस के काम संभाले, जिसे सुनकर वो काफी खुश हो जाता है। इनुगामी ने बाकी सबको यूरोनो के साथ से इस नोकोमेटो को पकड़ने के लिए भेजा है, पर जहाँ वो जाते हैं वो एक अडल्ट जगह है। जाहिर है वहाँ बच्चे नहीं जा सकते। काफी देर तक इंतजार करने के बाद वहाँ लड़की की जगह एक बिल्ली आती है जो दिखने में काफी सुंदर है। शिकी को उस पर शक हुआ, इसलिए उन्होंने उस बिल्ली का पीछा किया। कबाने उससे पूछा कि क्या तुम्हारा नाम ही माओ चैन है। जब उसने इनुगामी का जिक्र किया तो बिल्ली बोल पड़ी कि हाँ, वो उसकी संग की किमोनिस्ट को जानती है, पर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। कबाने कहता है कि हमारा क्लाइंट यूनोरो तुम्हारे प्यार में पागल है और तुमसे कुछ और सवाल करना चाहता है। और देखते ही देखते वो बिल्ली एक सुंदर लड़की माओचैन में बदल जाती है। यूरोनो की आंखें से देखकर फटी रह गई। माओचैन ने कहा कि तुम्हें मेरे लिए इन चमचों को बुलाने की क्या जरूरत थी, क्योंकि वो एक इंसान के साथ इतना बुरा नहीं करती जितने बिल्लों के साथ करती है। पर जब वो डींगे हाँक रही होती है तो कित्सुने पीछे से आकर उसकी गर्दन पकड़ लेती है और उसे यूनोरो के हवाले कर देती है। पर यूनोरो तो उसे देखकर भावुक हो उठा। उसने अपना चूहों से भरा बस्ता उसके सामने रखते हुए कहा कि तुम मेरी जिंदगी में आशा की नई किरण बनकर आई हो। वो अपनी पूरी जिंदगी माओचैन के साथ एक बिल्ली के रूप में गुजारना चाहता है। अब उसे ये इंसानी शरीर नहीं चाहिए। इसी के साथ इनुगामी का मिशन पूरा हुआ। कित्सुने अब भी कबाने के सर के पीछा पड़ी हुई है। इनुगामी ने कित्सुने से कुछ देर आंखें बंद करने को कहा और वादे के अनुसार उसके हाथों में कबाने का सर थमा दिया। पर शायद इनुगामी ने उसके साथ छोटा सा धोखा किया है, जिसका पता जल्दी कित्सुने को लग जाएगा। फिर कबाने प्यार की निशानी के तौर पर इनुगामी को कुछ टिश्यूज देता है। पहले कबाने को लगा था कि लाइट ही प्यार को बयां करती है, पर अगर किसी को जरूरत की चीज देकर भी हम अपने प्यार को दिखा सकते हैं, इसलिए उसने इनुगामी को कुछ टिश्यूज पेपर दिए। जल्दी वो शिकी और अकीरा को भी कुछ गिफ्ट देने वाला है। अगले दिन उन्हें पता लगा कि यूनोरो और माओ चैन अब भी एक साथ रहने का फैसला करते हैं, और जल्दी माओ चैन उन बेचारी बिल्लियों को भी वापस इंसान में बदल देगी। कबाने ने आते ही कई सारे मिशंस अपने दम पर सॉल्व कर डाले, पर अकीरा तो बेचारा इतने दिनों में ही सेल्फीज के अलावा कुछ खास नहीं कर पाया। वो चाहता है कि कबाने उसका मास्टर बनकर रहे। असल में कल नहाते वक्त कबाने ने अकीरा को एक कॉकरोच से बचाया था। जहाँ इनुगामी कबाने के साथ जाने वाला था, वहाँ उसने अकीरा को जाने की इजाजत दे दी। अगले केस के लिए उन्हें शिबुया नदी पर जाने होगा, जहाँ लगातार मजदूरों की मौत हो रही है। शिबुया नदी किसी काले नाले की तरह बदबूदार है। अकीरा जाने से पहले एक बार और नहाना चाहता है। इनुगामी को लगता है कि जिन जानवरों के घरों को बिल्डिंग्स ने घेरा है, अब वो बदला लेने के लिए वर्कर्स को कंकालों में बदल रहे हैं। तभी कबाने का साथ देने अकीरा पूरी तरह से तैयार आ पहुँचता है, पर वो भूल रहा है कि फर्श कई वजह से काफी फिसलदार हो चुका है। अंदर की ओर बढ़ते वक्त कबाने कहता है कि पहले वो प्यार से बात करने की कोशिश करेगा, पर उन्हें सावधान रहना होगा। पता नहीं वो कब हमला बोल दें। वो कुछ जोक्स को भी मारने के बजाय अपनी पानी में फेंक देता है, और क्योंकि किसी को भी बिना वजह मारना उसकी फितरत नहीं, उस चलते हुए अकीरा बताता है कि वो अपने पिछड़े भाई को ढूंढने इनुगामी के पास आया था। पहले उनका क्लैन पहाड़ों में रहा करता था, जहाँ से फीमेल से जन्म लेती थी और साल में 2 बार मेल्स पैदा होते थे। शायद इसीलिए उसका हुलिया भी ऐसा ही है।
पर अकीरा के भाई ने हमेशा उसका साथ दिया और कुछ ही दिनों बाद वो बिछड़ गए। कबाने पूछता कि अगर तुम एक स्नो किमोनो हो तो जरूर तुम आइस और स्नो को कंट्रोल कर सकते होगे, लेकिन अकीरा तो खुद पर इतना कॉन्फिडेंस नहीं, पर वो पानी को जमा सकता है। कबाने ने उसे एक नमूना दिखाने के लिए कहा, पर अगर नदी के पानी जम गया तो सारे जीव मर जाएंगे। पर तभी एक बड़ा सा मेंढक अकीरा को अपने साथ ले जाने लगा, लेकिन कबाने उसे एक ही बार में बचा लेकर उस मेंढक को पानी में गिरा देती है, जिसका नाम अनूकी है। दरअसल उसे इनुगामी ने मदद के लिए भेजा है। साथ ही में इनुगामी ने लेटर भी भेजा जिसमें उसने किमोनो मेंढक का जिक्र किया है, जो अगर बाहर आ गए तो लोगों की मुसीबतें बढ़ जाएंगी। इनुगामी चाहता है कि वो दोनों उन्हें खत्म कर दें। उन्हें लालच देने के लिए उसने साथ में ही खून की शीशी भी दे दी, पर अकीरा नहीं चाहता कि वो दोनों नरबख्शियों का सामना करे। पर कबाने का इरादा पक्का है, अगर अकीरा जाना चाहता है तो वो उसे रोकेगा नहीं। तभी उसे याद आता है कि किसी तरह से वो अपने भाई के लिए यहाँ आया था, और जब जब उसके सामने मौका है तो वो पीछे हटने वाला नहीं है। इसके बाद वो उस खून से भरी शीशी को पानी में दबेल देता है और दर्जनों मेंढक उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। कबाने और टनूकी उनका मुकाबला करते हैं, पर अकीरा चाहकर भी खुद को समझा नहीं पाता। उसे बचाने के लिए कबाने खुद को दांव पे भी लगा देता है। उसकी हालत देखकर अकीरा से बर्दाश्त नहीं होता और वो अपने दोस्तों के लिए जब अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है तो पूरी नदी सभी किमोनो मेंढक और कबाने की भी कुल्फी जम जाती है। पर कबाने खुश है कि कम से कम उसने कोशिश तो की। शिकी को तो इस बात पर यकीन ही नहीं होगा। जब अगली सुबह कबाने सफाई कर रहा होता है तो वो गलती से उसी दरवाजे के सामने आ खड़ा होता है, जिसके पास भटकने से भी इनुगामी ने उसे साफ मना किया था। पर इससे पहले वो कुछ कर पाता उसे एक हाथ अंदर तेजी से खींचने लेता है। जब शिकी ने इनुगामी को बताया कि कबाने सुबह की हॉल की सफाई के बाद दिख नहीं रहा है तो इनुगामी जोरों से उस गेट की ओर भागता है और खोलते ही कबाने को एक लड़की के साथ बैठा दिखता है, जिसका नाम मिहाई है। दरअसल मिहाई के बारे में तो अकीरा और शिकी भी कुछ नहीं जानते। मिहाई एक वैम्पायर है और इनुगामी के बच्चे एंड का काम संभालता है। मिहाई को कबाने काफी मेहनती और नेक लड़का लगा, इसलिए वो उसे अपना वेट पर्सन बनाकर रखना चाहता है, जो उसके हर छोटे काम करेगा। रूम के बाहर आने के बाद इनुगामी कहता है कि मिहाई वो वैम्पायर है जिसके पास सुपर ह्यूमन एबिलिटीज और इंटेलिजेंस है। उसने लगभग हर फील्ड में नॉलेज और स्किल्स हासिल कर ली थी, पर अचानक वो जापानीज गेम्स के जाल में ऐसा फंसा कि तब तक उनसे बाहर नहीं आ पाया। उसने मिहाई को छुपा के इसलिए रखा क्योंकि वो एक टेक एक्सपर्ट है, जिसने इनारी के लिए फेक वेबसाइट बनाई थी जिससे वो उसके सारे कॉल रिकॉर्ड्स को हैक कर लेता था। शिकी को बिल्कुल पसंद नहीं कि वो कबाने को एक गुलाम बनाकर रखे। मिहाई ने उससे कहा कि अगर तुम्हें कबाने की इतनी चिंता है तो क्यों ना एक पंजा लड़ाने का मैच हो जाए, जीतो और अपने दोस्त को आजाद करवा लो, जिसमें उसने शिकी को कई बार लगातार हराया। पर जब बारी कबाने की आई तो मिहाई ने उसे भी पलक झपकते ही चित कर दिया। आखिर एक वैम्पायर की स्ट्रेंथ का मुकाबला करना कुछ छोटी बात तो नहीं। रास्ते में कबाने सोच रहा होता है कि क्या अडल्ट किमोनो सचमुच इतने ताकतवर होते हैं। उसने फैसला किया कि वो स्ट्रॉन्ग बनने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगा, पर मुहाई सान इतना बुरा इंसान भी नहीं। तभी कित्सुने आम की तरह पेड़ से टपकती है और कबाने उसे देखकर अपनी शक्ल झांक लेता है, पर अब कुछ फायदा नहीं क्योंकि इनारी ने बेइज्जती करके उसे अपनी नजरों से दूर कर दिया है। उसने बताया कि अब उसके पास एक नई सेक्रेटरी है। इनारी ने एक नजर भी कित्सुने पर नहीं डाली और अब वो बेघर है। पता नहीं क्यों, पर कबाने उसे उसी वक्त फाइट का चैलेंज देता है, जिसमें वो कित्सुने का नाक तोड़ देता है। इसके बाद वो खुद को और कमजोर समझकर रोने लगती है। पर उसी दिन मिहाई पहली बार अपने रूम से बाहर आता है क्योंकि पंजा लड़ाने के दौरान कबाने ने उसकी कलाई तोड़ डाली, जिसे ठीक होने में कम से कम एक हफ्ता तो लगेगा ही। तब तक मिहाई इनुगामी की मदद करेगा। मिहाई ने एक खतरनाक जॉब का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। वो देखना चाहता है कि इनुगामी के बच्चे सच में कितने स्ट्रॉन्ग हैं। वहीं पर शाम होते होते कित्सुने कबाने के कंधे पर सो जाती है। उसने कहा कि तुम्हें भी इनुगामी की शरण में छुआना चाहिए, वो जरूर उसे कुछ न कुछ काम दे देगा, लेकिन पहले उसे परमिशन लेनी होगी। इतना कहकर कबाने वहाँ से चला जाता है और घर आकर वो देखता है कि मिहाई ने उसके लिए एक नया मिशन सिलेक्ट किया है, जिसकी प्रैक्टिस के लिए वो तीनों हीटर्स के सामने बैठ जाते हैं और शिकी एक्सट्रीम कंडीशंस के लिए खुद को तैयार करता है। अगले मिशन के लिए मिहाई ने उन्हें बग बाइट इलेक्ट्रॉनिक भेजा है, जहाँ 3 साल पहले तक 16 लोगों ने सुसाइड की थी, लेकिन जब से वो बैंकरप्ट हुए हैं वहाँ एक भी सुसाइड नहीं हुई है। और इसी की तहकीकात करने के लिए तीनों नन्हे डिटेक्टिव तैयार हैं। असल में मिहाई ने इनुगामी को अपने रूम में बंद करके रखा है। मिशन की पूरी जिम्मेदारी किमोनो शाइकी पर है और जो एकदम छुपके से अंदर की ओर आता है। साथ ही मिहाई ने उसके लिए एक रेडियो कंट्रोल कार भी भेजी है, जो ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करने के साथ कैमरों से भी लैस है। ये कार शिकी की पार्टनर होगी। आगे बढ़ने के बाद शिकी एक लैब पहुंचता है, जहां अंदर झांकने पर कुछ कर्मचारी दिखे जो जबरदस्ती इस तरह काम कर रहे थे कि बस अभी से ही मरने वाले हैं। तभी अचानक एक कारीगर हांफता हुआ बाहर आता है, जिसे अटेंड करने मैनेजर कागा आती है, जो उसे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर एक खुफिया जगह ले जाती है,
जहाँ शिकी भी उसका पीछा करता है। कागा कहती कि वो उसके आयुष्य आराम का पूरा बंदोबस्त करेगी, लेकिन एक रूम में एंटर होते एक मच्छर जैसी दिखने वाली लड़की उसके कान में स्ट्रॉ डालकर उसके दिमाग चूस लेती है। उनका प्लान है कि क्यों ना वो लोग अपने इस सीईओ का ही दिमाग चूस कर उसे अपने वश में कर ले, जिसके बाद वो कारीगर चुपचाप उठता है और वापस काम पर लग जाता है। मिहाई इनुगामी से उन मच्छर किमोनोस के बारे में पूछने गया। उसने कहा कि वो सिर्फ खून के नहीं बल्कि इंसानी ऑर्गन्स जैसे दिमाग के भी भूखे होते हैं। वो इंसानों को भेजों को चूस कर उनकी सोचने की क्षमता खत्म कर देते हैं और यही कारण है कि कुछ महीनों से सुसाइड रेट कम हुआ है। कबाने तो उन्हें वहीं धर पकड़ना चाहता है, पर बिना अकीरा के ये काम कर पाना मुश्किल है। अब तो बस शिकी जितनी जल्दी हो सके वहाँ से निकलने की सोच में है, पर मिहाई उसे ऐसा कैसे करने दे सकता है। उसने रेडियो कंट्रोल कार को दीवार से टकराना शुरू कर दिया, जिसकी आवाज सुनकर उनमें से एक किमोनो बाहर आती है और उस कार को अपने पास रख लेती है। शुक्र है कि शिकी टाइम पर खुद को छुपाने में कामयाब रहा। इस वक्त उसकी धड़कन दुगनी तेजी से चल रही है, जिसे और बढ़ाने के लिए वो मिस मच्छर उसके सामने आ खड़ी होती है और जैसे ही उसने शिकी को चुनने की कोशिश की तो मिहाई की कार ने उसे शॉक देकर हिला डाला। शिकी सेफ तो है, पर वो काफी तेज हाँफ रहा है, जैसे उसे कोई गहरा सदमा पहुंचा हो। दरअसल शिकी की मॉम भी एक खतरनाक हादसे का शिकार हुई थी, जिसके बाद उसका दिल काफी कमजोर पड़ गया। मिहाई कबाने को जल्द से जल्द उसकी मदद के लिए बेचता है, पर उन्हें भी एक मच्छर किमोनो ने रोक लिया। मिहाई कहता है कि ये लोग अपने शिकार को सुन कर देते हैं, जिससे दर्द तो नहीं होता, पर तुम अपने ऑर्गन्स को बाहर आता हुआ महसूस कर सकते हो। अब ये सुनकर शिकी बिना डंक के ही सुन्न हो जाता है। तभी कबाने और अकीरा भी उसकी मदद के लिए आ पहुँचे। मिहाई जब शिकी का मजाक उड़ाता है तो वो उसकी कार को तोड़ डालता है, पर उसे उस मॉस्किटो से भी बचना है क्योंकि इस वक्त वो काफी भूखी लग रही है। जैसे ही वो आगे बढ़ी शिकी उसके नजरों के सामने से गायब हो गया। इसके बाद उसने स्पेशल विजन ऑन करके शिकी को बेसब्री से ढूंढना शुरू कर दिया। मिहाई जानता है कि एक मच्छर टेम्परेचर, हवा और यहाँ तक कि इंसानी पसीने को भी डिटेक्ट कर लेता है, पर इस बार एक मच्छर की लड़ाई एक मकड़ी से है। शिकी ने उसे अपने जाल में बुरी तरह लपेट लिया। उसे याद है कि एक दिन इनुगामी ने उसे अपने पेरेंट्स से मिलने का मौका दिया था, तो उसने साफ इनकार कर दिया, पर आज उसे इस बात का अफसोस है। तभी कबाने और अकीरा भी वहाँ आते हैं और वो दूसरी लड़की को भी जल परी बना देते हैं। अब सवाल ये है कि क्या उन्हें इन दोनों को जान से मार देना चाहिए या फिर उस सारे राज उगलवाने चाहिए, पर वो भूल रहे हैं कि उनकी बड़ी बहन भी है। सागा आकर अपनी बहनों को छोटे बच्चों से हारने के लिए कोसती है और उनसे माफी मांगने को कहती है। उसने बच्चों से कहा कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें जिंदा जाने दूं तो तुम्हें इस बात को सीक्रेट ही रखना होगा, नहीं तो वो उनकी मेमोरी चूस लेगी। पर कबाने तो पीछे हटने के लिए तैयार ही नहीं है। वो कहता है कि इंसान और किमोनो में कोई खास फर्क नहीं, तो उनके साथ ये कैसी नाइंसाफी है। चाहे जो भी हो, कागा सिस्टर्स को जरूर रोकेगा। जब उसकी बहन ने कहा कि वो ही अपने फैलाए रायते को संभालेगी तो कागा ने उन दोनों को दिमाग को चूसकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया और अपने भयंकर रूप में आ गई। वो कहते कि उसे बच्चे खाना काफी पसंद है, इसलिए आज तो उसकी दावत समझो। पर इनुगामी गैंग पीछे हटने वाली नहीं थी। कबाने जल्दबाजी के चक्कर में खुद को घायल करवा बैठा और कागा ने शिकू को भी एक फटका देकर साइड में गिरा दिया। और अकीरा बिना पानी के आइस कैसे बना सकता है, पर कबाने जानता है कि उसे हराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जिस किमोनो ने अपनी बहनों को नहीं छोड़ा वो उसके साथियों को क्या छोड़ेगी। पर इस वक्त उसे कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा। कबाने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसका सामना कर रहा है। वो इस जद्दोजहद में अपना हाथ तुड़वा बैठा। मिहाई कहता है कि अगर तुम लोग इसी तरह हार गए तो इनुगामी उससे काफी नाराज होगा, तो एडवाइस के तौर पर कहा कि तुम सिर्फ अपनी इंसानी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हो, पर मुसीबत के वक्त किमोनो स्ट्रेंथ की उसकी जान बचा सकती है। उसने कहा कि इस चीज के बारे में सोचो जो तुमसे इस वक्त चाहिए। और जैसे ही कबाने का आत्मविश्वास जागा वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और खतरनाक होने लगा। कबाने ने कागा को एक ही बार में चीर डाला। उसे याद आया कि उसका असली हथियार उसका हार्ट है। एक किमोनो की ताकत ही उसकी असली पहचान होती है। जब खतरा टला तो कबाने वापस पहला जैसा हो गया, पर जब वो कागा के धागे को खोलने वाला था तो इनुगामी ने उसे रोका और जल्द से जल्द वापस आने को कहा। आखिर उनका काम सबूत ढूंढना है, किसी की जान लेना नहीं। आगे की जिम्मेदारी इनारी की होगी। और तभी वहाँ निबुरु आ जाता है, जो इनारी का नया चमचा है। उसने अपनी एक उंगली से उसे जलाकर राख कर दिया ताकि कोई सबूत भी ना बचे। अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो कंपनी का सीईओ उनके खिलाफ केस कर देता। नोबीमारू ने कहा कि कभी भी दुश्मन पर दया मत करो। जब कबाने ने फैक्ट्री के कारीगरों के बारे में पूछा तो नोबीमारू ने बाकी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। वो कभी नहीं चाहेगा कि इंसानों की संख्या कम हो। शिकी की हालत देखकर लगता है कि उसे हाइड्रेशन की सख्त जरूरत है, क्योंकि उसने कुछ ज्यादा ही अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर लिया। जब कबाने अकीरा को उठा रहा होता तो नोबीमारू आकर उसके कान में एक सीक्रेट बताता है कि इनारी सामा की नजर अभी भी उसका लॉकेट पर है। नोबीमारू इतनी जल्दी इसलिए प्रकट हुआ क्योंकि वो कबाने पर नजर रखे हुए था।
कबाने की मुसीबतें तो अभी और बढ़ने वाली हैं। नोबिमारू ने उसे चौकन्ना रहने को कहा। उसने ये सब इसलिए बताया क्योंकि उसे कबाने की चिंता है, और उसने चुपचाप ये कहा कि उसे भी इनारी सामा पसंद नहीं, तो अच्छा होगा कि ये बात सीक्रेट ही रहे। और इतने कहकर वो अपने रास्ते चल दिया। अकीरा मिहाई से कहते कि आखिर उसने इस मिशन को आसान कैसे कहा। उसका मानना है कि अगर वो आसान मिशन देता तो वो लोग अपनी ताकत को कैसे पहचान पाते। इनुगामी कबाने को नया रूप देखकर काफी हैरान है और खुश भी है, पर अगर अगली बार मिहाई ने कुछ ऐसा किया तो वो उसे सीधा पैक करके रोमानिया डिलीवर करना देगा। फिर अकीरा और कबाने सोने के लिए चल देते हैं। लगता है कि अब मिहाई का इंटरेस्ट कबाने में और भी ज्यादा बढ़ चुका है। वो जानता है कि एक वैम्पायर से पंगा इनुगामी को भारी पड़ सकता है। उस रात कबाने को नींद नहीं आती और वो उठकर अकीरा और शिकी की धड़कन सुनने लगता है। अगले दिन बग बाइट इलेक्ट्रॉनिक्स के कारीगरों की आजादी की खबर न्यूज पर दिखाई जाती है। शिकी कबाने से परेशान हो चुका है क्योंकि जब से वो जागा है कबाने बार बार उसका हालचाल पूछ रहा है। कबाने का चेहरा देखकर लग रहा है कि वो कुछ भूल रहा है। फिर वो कित्सुने के पास वापस दौड़ कर आता है जो बेसब्री से पूरे एक एपिसोड से उसका इंतजार कर रहा है। वो जानती थी कि कबाने जरूर लौटेगा। उसने कित्सुने को समझाया कि कल मिशन की वजह से वो उसके बारे में भूल गया था। तभी पेड़ से कुछ फिशेस गिरती हैं जो उसने अपने और कबाने के लिए बचाई थी, पर अब ये भी सड़ने लगी हैं। और पर उनकी बातों को नाबिमारू काफी देर से सुन रहा है। कुछ देर बाद शिकी इनुगुमी से अपने पेरेंट्स के बारे में पूछने लगा, जिसके बाद सीधा उन्हें गाड़ी में बैठाकर चल दिया। शिकी जानता है कि वो पूरी कोशिश करने वाला है क्योंकि इनुगामी ने जब उसे ताना मारा था तो शिकी ने कहा कि इस बार उसका इरादा पक्का है। पर फिलहाल उनकी मंजिल शिकी के अंकल का घर है। गांव पहुंचकर इनुगामी ने उन्हें खुला छोड़ दिया ताकि वो थोड़ा एंजॉय कर सकें। कबाने ने एक पुरानी कहानी की किताब उठा ली जिसमें एक शाइक नाम का गरीब आदमी होता था। जब वो एक दिन घर आया तो उसने अपने खाने के पास एक मकड़ी को देखा और उसे भी कुछ खाना दे दिया। और जब वो अगले दिन उठा तो उसके घर में सब जगह सोने का जाल था जिसे बेचकर वो काफी पैसे वाला हो गया। शिकी की नजर एक छोटी लड़की पर पड़ी जो उसे देखकर भाग जाती है। इनुगामी शिकी के अंकल तेडुमारी के पास आता है। फिर वो सब पहाड़ की ओर चल देते हैं। टेडेमारी आकियो शिकी का फादर का छोटा भाई है जो एक स्कॉलर भी है। एक इंसान होने के बाद भी टेडेमारू किमोनोस के बारे में अच्छे से जानता है। जब उसने बच्चों से पूछा कि क्या तुम शिकी के दोस्त हो तो शाइकी कहता है कि ये सिर्फ मेरे साथ काम करते हैं। टेडेमारू शिकी को इतना शांत पहली बार देख रहा है क्योंकि वो बचपन से एक अकड़ू और लड़ाकू बच्चा रहा है जो बेमतलब किसी से भी लड़ पड़ता है। टेडेमारू कहता है कि जब वो छोटा था तो उसका भाई किगिशो ने फोकलेयर पर रिसर्च कर रहा था। फोकलेयर वही पुरानी कहानी है जो अभी अभी कबाने ने पढ़ी थी, जिसकी खोज में वो दोनों जब जंगल की ओर गए तो वहाँ उन्होंने शिकी की मॉम को देखा और इसके आगे की कहानी उसने आज तक शिकी से छुपाई। इनुगामी ने कहा कि अब उन्हें चलना चाहिए। कबाने और अकीरा को आइसक्रीम खाते देख शिकी कहता है कि अकेले अकेले आइसक्रीम खाने से पेट दर्द करता है। तभी अकीरा कहता है कि उसके पेरेंट्स के बारे में बात कर रहा था तो वो कहता है कि वो दोनों तो मर चुके हैं, पर इस बात की चिंता उन्हें करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके अंकल उन्हें बता चुके कि उसके पिता तो अब चल ही बसे थे जब वो अपनी मॉम के पेट में था, और जब वो 5 साल का हुआ तो उसकी मॉम भी बीमार होकर चल बसी थी। ये सुनकर तो जैसे शिकी पहले से हल्का महसूस कर रहा है। वो खुश है कि इनुगामी उसे यहाँ लेकर आया, पर वो श्योर है कि कबाने के पेरेंट्स उसे जल्दी मिल जाएंगे। कबाने ने शिकी से कहा कि तुम्हें अपने आंसू छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। इनुगामी के पूछने पर शिकी ने बताया कि वो अपने अंकल को नदी किनारे छोड़ आया। शायद वो कुछ टाइम अकेले रहना चाहते थे। जब शाम को तीनों नहा रहे होते हैं तभी नोबिमारू भी वहाँ आ दमकता है और कहता है कि तुमने यहाँ आने से पहले मुझे बताया क्यों नहीं। पर शिकी ने तो उसे पहली बार देखा है, पर जब उसने अपना टॉवल हटाकर अपनी पूंछ दिखाई तो तब उन्हें पता चला कि ये कौन है। नोबिमारू चाहता है कि नहाने के बाद वो सब मार्केट की सैर करने जाए और बाद में जुगनू देखने भी जाएं। टोक्यो के बच्चों ने पहली बार जुगनू देखे हैं इसलिए वो काफी एक्साइटेड है। नोबिमारू ने कबाने से कहा कि मैं सुबह से तुम्हारी जासूसी कर रहा हूँ और मैंने शिकी के पेरेंट्स के बारे में भी सब सुना। उसे लगता है कि शिकी के पेरेंट्स की खबर को लेकर कबाने उदास है, पर कबाने तो उसकी बात समझ ही नहीं पाया कि उसे उदास होने की क्या जरूरत है। वहाँ शिकी को पेड़ दिखता है जो उसके लिए जाना पहचाना है। जब वो छोटा हुआ करता था वो यहाँ आया करता था और खेलता था। उसे वो सभी चीजें याद आती हैं जिस वजह से वो दौड़ा करता था। शिकी की मॉम ने उसे एक बार कहा था कि उन्हें उसके अंकल के पास जाना चाहिए और शिकी को एक अच्छे बच्चे की तरह यहीं रहना होगा। पर एक दिन जब वो भागते भागते छोटे झोपड़े की ओर बढ़ा तो उसने अपनी जिंदगी का सबसे खतरनाक मंजर देखा जिसे वो कभी भुला नहीं सकता। और इस वक्त वही छोटा सा कैबिन उसके सामने है जिसे खोलने से पहले शिकी की सांस चढ़ी हुई है और गेट खोलते ही वो बेहोश हो जाता है। लेकिन अब वहाँ कोई नहीं रहता। उस जगह को देखकर ऐसा लगता है जैसे वहाँ किमोनोस इंसिडेंट हुए हों। नोबिमारू को याद है कि इनारी ने उसे एक हीलिंग सिंह के बारे में बताया था जिसकी मदद से इनारी शक्ति का इस्तेमाल उससे कई ज्यादा मात्रा में किया जा सकता है। लेकिन इसे यूज करने के लिए सिर्फ किमोनोस को नहीं बल्कि इंसानों का भी हाथ था। लेकिन इस बात के फैलने से पहले इनारी सामा ने इसे दबाने के लिए कुछ लोगों से अपने कॉन्टैक्ट्स तोड़ दिए।
जिनमें से एक नाम टेडेमारू अकियो का भी था। टेडेमारू ने कुछ पैसों और फेम के लिए किमोनोस को आर्टिफिशियली बदलकर उनकी शक्ति और सोखने की कोशिश की और शायद गोल्डन वेब भी इसी लैब में बनाया गया है। और इन सब बातों को शिकी ने सुन लिया। जब उसने अपनी मॉम को उस किमोनोस के साथ देखा तो वो किसी ने उसे बेहोश कर दिया, जिसके बाद उसके सामने उसके अंकल थे जिन्होंने शिकी को धोखे में रखा कि उसकी मॉम का इलाज चल रहा है। जब भी वो अपनी मॉम के बारे में पूछता तो टेडेमारू उसे बहका देता कि वो अब भी बीमार है। शिकी नोबिमारू से और डिटेल जानना चाहता है। असल में इनारी सामा लगभग 1 साल पहले टेडेमारू को ठिकाने लगाने वाली थी, पर इनुगामी ने उसे रोक लिया। इतने सालों तक अंकल के साथ रहने की वजह से शिकी को अभी भी यकीन नहीं हो रहा, पर अगर ये सच है तो इसका बदला वो खुद लेगा, उसे जान से मार डालेगा। कबाने ने कहा कि वो उसे रोकेगा नहीं, लेकिन उसे नहीं पता कि उसे क्या करना चाहिए। उसने कहा कि वो पहले भी कई खून कर चुका है, पर शिकी को लगा कि उसने सिर्फ कॉकरोच ही मारे होंगे। वही इनुगामी टेडेमारू को लेकर किनगिशो की ओर बढ़ रहा है। वो यहाँ कभी कभी आया करता है। टेडेमारू को यहाँ से कोई सारी यादें जुड़ी हैं शिकी और उसके पेरेंट्स को लेकर, पर शायद इनुगामी उसका सच जान चुका है, पर उसके मुंह से इन सारी बातों को रिकॉर्ड करने वाला है। उसने टेडेमारू से कहा कि तुम पैसों के लिए कुछ भी बेच सकते हो, क्या ये सही है? ये सुनकर वो समझ गया कि इनुगामी उस पर नजर रखे हुए था। इनुगामी ने कहा कि अगर तुमने गलत किया तो उसे एक्सेप्ट करो। इसके बाद टेडेमारू ने उसे गोल्डन वेब के सारे राज बता दिए। असल में वो और उसका भाई पहले से ही कुमी पर नजर रखे हुए थे, लेकिन उससे शादी करने के बाद शिकी के फादर खाई में गिरकर मर गए और उनका सपना अधूरा रह गया। लेकिन एक दिन शिकी को इन्फ्लुएंजा की बीमारी हो गई, जिसके लिए इंसानों का इलाज तो था पर किमोनो का नहीं। हॉस्पिटल जाने के बाद कुमी ने फैसला किया कि वो शिकी को इंसानों की तरह पालेगी, जिसके बाद टेडेमारू ने उसे अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके पैसे कमाने का ऑफर दिया और कुमी अपने बेटे के लिए उसे वक्त कुछ भी करने को तैयार थी। जिसके बाद टेडेमारू ने गोल्डन वेब मिशन फिर से शुरू किया, जिसके लिए वो एक नई स्पीशीज को जन्म देने में लग गए। टेडेमारू ने कुमी पर ढेरों केमोनोस के साथ एक्सपेरिमेंट्स किए, पर एक दिन शिकी ने उन्हें पकड़ लिया और उसे गहरा सदमा पहुंचा। दूसरी ओर कुमी का शरीर भी उसका साथ छोड़ने लगा था, लेकिन टेडेमारू ने बड़ी निर्दयता से दिखते हुए एक्सपेरिमेंट्स को जारी रखा था और आखिरकार गोल्डन वेब हासिल कर ही लिया, जिसकी मदद से इंसान अमर हो पाएंगे। ये एक बड़ी खोज थी और इन सभी बातों को शिकी फोन पर सुन रहा था। उसने कहा कि तुमने मुझे पाला है तो मैं तुम्हें मारने से पहले तड़पाऊंगा नहीं। खुद को फंसा देखकर टेडेमारू अपनी बातों पर पर्दा डालने लगा, लेकिन शाइकी को उसके मुंह से अपनी मॉम का नाम लेना तब बर्दाश्त नहीं। जब तक वो सोचते कि टेडेमारू का कीमा बना जाए, तब इतने में ही अकीरा वहाँ आ पहुँचता है, जिस बेचारे को वो अकेला छोड़ आए थे। पर अचानक एक अजीब सा मॉन्स्टर अकीरा के पीछे से हमला करने वाला होता है, तो उसे बचाने के चक्कर में इनुगामी का उसको डंक लग जाता है और देखते ही देखते वो नजीब किमोनोस की बारात वहाँ से पहुँचती है। दरअसल ये वही किमोनोस है जो कुमी के एक्सपेरिमेंट से पैदा हुए थे। टेडेमारू ने इन सबको कंट्रोल करता है, फिर वो सभी साइकी को बिल्कुल वैसे ही पुकारते हैं जैसे उसकी मॉम पुकारा करती थी। और इन सब में शिकी खुद को संभाल नहीं पाया, क्योंकि उसकी मॉम की आवाज ने उसे भीतर से झकझोर कर रख दिया। वहाँ मौजूद एक से एक बढ़कर एक किमोनो शिकी को उसकी मॉम को याद करने पर मजबूर कर देते हैं, जिसकी वजह से वो खुद को संभाल नहीं पाता। नोबिमारू ने कहा कि इस हालत में कबाने और उसे ही मामले को संभालना होगा, पर कबाने को देखकर लगता है कि वो खुद भी अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। वहीं अकीरा और इनुगामी को कुछ किमोनोस घेरे हुए हैं और उसकी हालत खराब होने के कारण इनुगामी अकीरा को एक हाथ जमा देने को कहता है ताकि उसे दर्द का एहसास ना हो, पर अकीरा इस वक्त घबराहट में उसका आधा शरीर जमा देता है और तभी उनकी मदद के लिए वहीं छोटी बच्ची फिर से दिखाई पड़ती, जिसका नाम आया है। कबाने को देखकर लग रहा है कि अब उसे रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि परिवार को लेकर वो कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव है। डर के मारे टेडेमारू ने अपना सबसे खतरनाक किमोनो वहाँ बुलाया, पर कबाने के सामने इस वक्त किसी का भी तर्क पाना मुश्किल है और शिकी भी जानता है कि कबाने मुश्किल वक्त में उसकी हमेशा काम आया है। वो चाहता है कि कबाने उन सभी को मिट्टी में मिला दे। दूसरी ओर आया इनुगामी को एक नदी के किनारे लेकर आती है, जिस पानी से उसका घाव पलक झपकते ही ठीक हो जाता है। उसने बताया कि इस पानी से किमोनोज अपना कई सालों से अपना इलाज करते आ रहे हैं, पर जब इनुगामी ने उसका नाम पूछा तो आया ने उससे मदद के बदले में एक फेवर मांगा। वो चाहती कि टेडेमारू अकियो को जान से न मारे, क्योंकि वो उससे कुछ सवाल करना चाहती है। कबाने ने टेडेमारू के सभी चेलों की मौत को घाट उतार डाला और अब उसका रूप और गुस्सा देखकर टेडेमारू की भी हालत खराब है। पर कबाने चाहता कि शिकी इस अपने हाथों से खुद अपने अंकल को अलविदा कहे। शिकी कहता है कि वो उसे इसकी जिम्मेदारी भी कबाने को सौंपता है, पर उससे समझ नहीं आ रहा है कि एहसान का बदला वो कैसे चुकाएगा। शिकी अगर टेडेमारू को मार भी डाले तो भी वो अपने परिवार को वापस तो नहीं ला सकता और उस जैसे परिंदे को मारकर वो अपने हाथों को गंदा नहीं करना चाहता। और तभी आया टेडेमारू के पास आ पहुंचती है, जिसे देखकर टेडेमारू घबरा जाता है और उसे वहां से भाग जाने को कहता है, पर वो आया उसकी मौत से पहले जानना चाहती है कि उसका ककून कहाँ है।
और टेढ़े मारू जैसे दरिंदे ने उस बच्चे के आंसू का फायदा उठाकर अपनी जान बचाने की कोशिश की। उसने कहा कि अगर तुम्हें अपना कोकून चाहिए तो इन लोगों से मुझे बचा लो और उनसे रिक्वेस्ट करो। शिकी को याद आता है कि एक दिन नशे में टेढ़े मारू ने उससे कहा था कि वो इस दुनिया से चले तो जाना चाहता है, पर उसकी जीने की वजह से उसे ऐसा करने नहीं देती। शिकी को लगा कि वो अपनी रिसर्च की बात कर रहा है, लेकिन असल में वो आया का जिक्र कर रहा था। आया टेढ़े मारू के लिए उसकी जान से भी ज्यादा प्यारी है। प्रियांशी आया को क्यों लगता है कि असलियत बताने के बाद वो लोग उसके साथ भी टेढ़े मारू जैसा व्यवहार करेंगे। आया को रोते देख इनुगामी कहता है कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि एक डिटेक्टिव के साथ होते हुए उसे किसी चीज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तभी वो मिहाई के पास कॉल लगाता है और टेढ़े मारू का डाटाबेस चेक करने को कहता है, पर मिहाई को तो उसकी हर एक इन्फॉर्मेशन मुंह जबानी रटी हुई है। उसने बताया कि टेढ़े मारू किंगशो माउंटेन्स में अपने भाई और भाभी के घर में रहता है और उसने वहीं आसपास एक नदी में किसी खास चीज का छुपाया हुआ है। ये सुनते ही आया जोर से नदी को और बढ़ने लगती है। अब उसे समझ आ रहा है कि पानी में कोकून की मौजूदगी से वो इतना पवित्र और पोषक तत्वों से भरा हुआ है। तभी शिकी उसे रोककर खुद आगे बढ़ता है और अंदर जाते हुए उसने जो देखा उसने उसे रोंगटे खड़े कर दिए, क्योंकि पानी में टेढ़े मारू ने उसकी मॉम को रखा हुआ था जो अभी भी जिंदा हालत में है। पानी में खून देखकर आया डर जाती है, लेकिन शिकी बाहर आकर उससे पूछता कि उसने इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया कि उसकी मॉम आया जिंदा है, और बताते कि वही टेढ़े मारू की खुद गोल्डन वेब है। आखिर सोने के अंडे देने वाली मुर्गे को टेढ़े मारू आखिर कैसे मार सकता था। टेढ़े मारू का शातिर दिमाग इस वक्त भी बिजनेस के बारे में सोच रहा है। इनुगामी ने कहा कि अपनी मॉम को गाड़ी में ले चलो, हम जल्दी टोक्यो की ओर निकलने वाले हैं। शिकी चाहता है कि टेढ़े मारू फिलहाल जिंदा ही रहे, उसके बुरे कर्मों का फल उसे जरूर मिलेगा। और इतना कहकर वो आया के हाथ पकड़कर उसे भी अपने साथ ले चलता है। जब कबाने नोबिमारू को ढूंढ रहा होता तो वो जंगल में इस वक्त टेढ़े मारू के साथ होता है, क्योंकि टेढ़े मारू ने किमोनोस की जान का इस्तेमाल किसी खिलौने की तरह किया, इसलिए उसे सजा वो खुद एक किमोनो होने के नाते देना चाहता है। टोक्यो पहुंचने के बाद जब इनुगामी किमोनो डॉक्टर को दरवाजा खटखटाता है तो अंदर से कोई रिस्पांस नहीं मिलता और फिर एक ग्रैनी आकर इनुगामी को पहचान लेती है और इलाज के लिए तैयार हो जाती है। उसने कहा कि कुमी की दिमागी हालत टॉर्चर करने की वजह से स्टेबल नहीं है, पर उसके इलाज के लिए उसने कोशिश शुरू कर दी है। ग्रैनी के बारे में इनुगामी ने बताया कि पहले वो कुत्ते बिल्लियों का इलाज करती थी, फिर बाद में उसने किमोनोज का इलाज करना शुरू कर दिया। उस रात सभी ने ग्रैनी के हॉस्पिटल में रुकने का फैसला किया। अपनी ही मॉम से मिलने के लिए आया को 10 बार सोचना पड़ रहा है, क्योंकि वो खुद को उनकी इस हालत का दोषी मानती है। आया टेढ़े मारू की सबसे कीमती खोज है। जब वो पैदा हुई थी तो 3 सालों तक टेढ़े मारू ने उसकी सिल्क के पैसे कमाए थे, पर फिर काम न आने पर उसने आया के साथ किसी कबाड़ जैसा व्यवहार करना शुरू कर दिया और उसे एक बेसमेंट में ही कैद कर दिया, जहाँ उसकी जरूरत का हर सामान मौजूद था। वो हमेशा अपनी मॉम के उठने का इंतजार करती थी। जब भी उसने सुसाइड करने का चाहा, उसकी मॉम के प्यार ने उसे रोक लिया। एक दिन उसे पता लगा कि उसका एक बड़ा भैया भी है। उसे हमेशा से विश्वास था कि वो उसकी मॉम और उसे वहाँ से जरूर निकालेगा। आया की आवाज सुनकर शिकी उसे भी अंदर बुला लेता है। जब वो कहती कि कुमी की हालत की जिम्मेदार वो खुद है और अगर शिकी चाहे तो उसे सजा दे सकता है, पर शिकी ने आया को समझाया कि उसी की वजह से ही उनकी मॉम आज तक जिंदा है और उसने जो मॉम के लिए किया वो तो शिकी भी आज तक नहीं कर पाया, इसलिए वो आया को शुक्रगुजार है। आया खुश है कि वो अपनी मॉम को मॉम और शिकी को बाई कहकर बुला सकती है। फिर अचानक कुमी की आंखें खुलती है और अपने दोनों बच्चों को सामने देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। और इसी तरह एक हफ्ता गुजर जाता और फिर शिकी अभी तक काम पर नहीं लौटा। कबाने और अकीरा इनुगामी को एक नया मिशन देते हैं, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से शिकी पूरा टाइम अपनी फैमिली के साथ है और उसने कहा था कि पता नहीं वो काम पे लौटेगा भी या नहीं। जाहिर है उसे सालों बाद अपना परिवार वापस मिला है, लेकिन शिकी तभी काम पर वापस लौट जाता है क्योंकि उसने कबाने से प्रॉमिस किया था कि वो उसके पेरेंट्स से जरूर मिलाएगा। और इस बार वो अकेला काम पर नहीं आया, क्योंकि आया को भी उसकी मॉम ने अपने भाई के साथ घूमने के लिए भेजा है। आया इनुगामी से कहती है कि वो अपना बिजनेस करना चाहती है, जिसमें वो ग्रैनी के साथ पार्टनरशिप करके किमोनोस का इलाज अपने सिल्क से करेगी। जब उसकी नजर कबाने पर पड़ी तो उसने कबाने को गले लगा लिया और कहा कि क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे, जिस पर कबाने ने कहा कि उसने सब पहली बार सुना है। फिर कबाने से मिलने कित्सुने आ पहुंचती, जिसने कबाने के साथ आया को देखकर तमाशा खड़ा कर दिया। न्यूज में खबर दिखाई जाती है जिसमें एक अनजान शक्ति सुंदर लड़कियों के चेहरे से उसके अंगों को काट रही है। इसे सुझाने के लिए कबाने को आया के साथ जानना होगा, क्योंकि अकीरा और शिकी तो फिलहाल अच्छी हालत में नहीं। कुछ ही देर में वो कित्सुने के साथ हजरो की स्टेशन पहुंच जाते हैं।
जहाँ एक पुलिस वाला उन्हें बच्चा समझकर भगाने लगता है। कित्सुने हैरान है क्योंकि किसी टाइम पर वो पुलिस को कंट्रोल किया करती थी और इनुगामी का नाम लेते ही उन्हें परमिशन मिल जाती है। जब कबाने ने कित्सुने को अकेले रहने से मना किया तो उसका गुस्सा सर चढ़ गया। तभी एक आवाज उसके कानों में पड़ती है जो कहती है कि वो उसका बदला लेगी। तभी कोई शक्ति आया के बालों को खींचने लगती है। फिर उनके सामने कटानाशी नाम की किमोनो आती है जो अपनी कहानी सुनाते हुए एक लड़के का जिक्र करती है। तो वो समझ जाता है कि ये प्यार का मामला है। असल में कटानाशी सुंदर दिखने के लिए खूबसूरत लड़कियों को चेहरे का पार्ट्स काट कर अपने मुंह पर लगाकर घूमती है ताकि वो अपने प्यार को वापस पा सके। पर वो उसे देखकर नहीं लगता कि उसकी सुंदरता पर कोई फर्क पड़ता है। पर इतना तो कबाने भी जानता है कि प्यार में एक्सेप्टेंस और सेक्रीफाइस होते हैं। कटानाशी का तरीका बिल्कुल गलत है। इसी बीच कित्सुने खुद पर से काबू खो बैठती है और आया को मारने के लिए आगे बढ़ती है। पर कबाने ने टाइम पर उसे रोक लिया, जिसके बाद कित्सुने रोते हुए वहाँ से गायब हो गई। शाम को घर आने पर आया ने बताया कि उसने कबाने के साथ मिलकर इस केस को सॉल्व कर दिया है। अपने सिल्क से उसने कटानाशी को एक सुंदर औरत के रूप में बदल दिया। वो तो कबाने के साथ शादी करने के सपने भी देख चुकी है। कबाने कित्सुने से मिलने के लिए उसके पास जाता है पर रो रो कर उसने अपना बहाल कर लिया है। कबाने कहता है कि वो आयो को शिकी की बहन होने के नाते प्रोटेक्ट करता है। उसे पता चलता है कि कित्सुने की तबीयत भी खराब है। कित्सुने ने हर पल इनारे की नजरों में उठने के लिए काम किया और जब वो कबाने की नजरों में नंबर 1 बनना चाहती है तो आया अगले दिन भी इनुगामी के घर आ धमकती है। शिकी के पूछने पर वो कहते कि वो आया अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आई है, लेकिन गलत वक्त पर कित्सुने भी वहाँ आ जाती है और उनके बीच की बहस भी एक भयंकर रूप ले लेती है। अकीरा को लगता है कि उन्हें कबाने से भी इस बारे में पूछना चाहिए। उसके लिए मुश्किल फैसला है। पूछने पर कबाने ने कहा कि उसे सबसे ज्यादा प्यार और अजंता तो सिर्फ इनुगामी की है। इसे सुनकर सब हैरान रह गए। जिसके बाद हम कुछ मंचलों को सड़क पर देर रात घूमते हुए देखते हैं, जिनमें से एक अचानक किसी लड़के से टकरा जाता है और फिर वो बदमाश इससे ऐश करने के लिए पैसे मांगने लगते हैं। लेकिन वो लड़का उनसे इनुगामी के बारे में पूछने लगता है, जो उन्हें एक पतली लड़की की ड्राइंग भी दिखाता है। पर उनके मनचलेपन की वजह से वो लड़की उन्हें उनकी कुल्फी जमा देता है। फिर अकीरा के एक फटे हुए खिलौने को दिखाया जाता है। शिकी ने बताया कि वो उस खिलौने को अपना भाई समझती है, इसलिए अकीरा ने उसे निशान नाम दिया है। लेकिन मियाए कुछ देर में उसका इलाज करके उसे एआई रोबोट में बदल देता है। जिसके बाद वो खिलौना बात करने लगा, जो अकीरा के लिए सबसे बढ़िया गिफ्ट है। दरअसल अकीरा और उसका भाई ट्विन्स हैं, जो 100 साल में एक ही बार जन्म लेते हैं। पर अकीरा बचपन से ही लड़कियों की तरह नाजुक था। उसका भाई यूई हमेशा उसे स्ट्रॉन्ग बनने के लिए मोटिवेट करता है, पर अकीरा पर उसका कुछ असर नहीं हुआ। लेकिन एक लेडी ने उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया और कहा कि अगर तुम दोनों को कुछ हुआ तो पूरा गांव खतरे में पड़ जाएगा, इसलिए तूफान के जाने तक उन्हें यहीं रहना होगा। लोग उनका कुछ ज्यादा ही ख्याल रखते थे। उन्होंने आज तक अपनी मॉम को चेहरा नहीं देखा था, पर एक कोठरी में उसके पिता को रखा गया था, जहाँ पर उनका जाना सख्त मना था। आजकल अकीरा की वजह से इनुगामी और उसके साथी कई मुसीबतों को झेल रहे हैं। शिकी ने यहाँ तक कह दिया कि वो जहाँ भी जाएगा मुसीबत ले ही आएगा। पर कबाने कहता है कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आखिर वो है तो एक पनौती ही, इसमें उसकी कोई गलती नहीं। इतना सुनते ही अकीरा ने घर छोड़कर जाने का फैसला कर लिया, लेकिन उसके पास कुछ चिल्लर ही बचे हैं। आखिर बिना पैसों के वो इस वक्त शहर में कहाँ जाएगा और अपनी जिंदगी कैसे काटेगा। निशान ने उसे समझाया कि उसे एयरपोर्ट पर चले जाना चाहिए, जहाँ पर उसे आराम मिलेगा और फोन चार्ज करने की जगह भी। और तभी उसके बगल से वही नीले बालों वाला लड़का निकलता है, जो उसी के भाई है। बचपन में वो दोनों भाई टोक्यो जाने के सपने देखा करते थे। उन्होंने इनुगामी के बारे में सुना था कि वो किमोनोस की मदद से डिटेक्टिव का काम करता है और आज वो एक साथ टोक्यो की सड़कों पर है। यूई ने पूछा कि आखिर अकीरा इधर उधर क्यों भटक रहा है, तो उसने बताया कि उसने वहाँ से काम छोड़ दिया है। अकीरा ने यूई को एक क्रैब खरीद कर दिया, जिसकी वो दोनों बचपन में सिर्फ तस्वीरें देखा करते हैं। लेकिन यूई का फिलहाल कुछ खाने का मन नहीं है। अकीरा के जाने की बात सुनकर शिकी खुद को खुश दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कुछ देर बाद उन्हें अकीरा की अहमियत समझ आने लगी। जब शिकी बोर हो रहा होता है तो कबाने फिर से अकीरा को याद करता है। यूई और अकीरा जंगल की ओर बढ़ रहे होते हैं। वैसे तो यूई अभी तक सिर्फ सड़कों पर रहा करता था, लेकिन अकीरा का सपना है कि वो यूई के साथ एक शानदार आइस कैसल में रहे, जहाँ उसके मन की हर चीज मौजूद हो। अब यूई अपने भाई की इच्छा कैसे टाल सकता था, इसलिए उसने वहीं पर एक आइस कैसल खड़ा कर दिया था, जो अंदर से भी काफी शानदार और रहने लायक है। अब अकीरा को एक बेड, बाथटब और एक क्यूट सा कैंडलेर भी चाहिए। जैसे ही उसने पिक्चर लेने के लिए अपना फोन निकाला, यूई ने उसे पापड़ की तरह कुचल दिया और आराम करने को कहा। उसने अकीरा को कैसल में कैद कर दिया। आखिर बिना फोन के अकीरा कैसे जिंदा रहेगा। उसके साथी भी अकीरा के बिना जैसे तैसे चला रहे हैं। शिकी के खाने का स्वाद चक्कर कबाने ने कहा कि अकीरा इसे काफी अच्छा बनाता है,
पर शिकी ने तो उसे जलाकर राख कर दिया। शिकी जैसे तैसे उसे जले हुए खाने को निगल लेता है, पर अकीरा को वापस लाने नहीं जाएगा। उसने इनुगामी की एक प्लेट भी तोड़ डाली। तभी कबाने वापस आता और कहता है कि उन्हें अब अकीरा को वापस लाना ही होगा। अब शिकी भी फालतू के कामों को करके थक चुका है। इसी बीच खबर आती कि शहर में एक आइस कैसल रातों रात खड़ा हो गया है। इसे देखने के लिए इनुगामी की टीम मौके पर पहुंचती है। वहाँ कई रिपोर्टर्स को देखकर यूई बाहर आता और उन्हें दूर रहने के लिए कहता है। इनुगामी ने तो यूई को शूट करने की कोशिश की और उसकी आइस एबिलिटी देखकर इनुगामी को वो जाना पहचाना लगने लगा। यूई के पास भी कबाने जैसे ही एक स्टोन है। इनुगामी बताते कि एक अनल स्टोन है जो आइस की एबिलिटी को 10 गुना बढ़ा सकता है अगर किसी ने उस पर काबू पा लिया। इनुगामी ने उसे पहचान लिया, उसके गाँव और उसके अकीरा के बारे में पूछने लगा। वैसे तो यूई उसके किसी सवाल का जवाब देने के मूड में नहीं है, पर अकीरा की देखभाल करने के लिए वो इनुगामी का शुक्रगुजार है। उसके बेकाबू होने पर कबाने उसे समझाता है कि वो अकीरा के दोस्त है और उसे वापस लेने आए हैं। पर अकीरा तो निसान के साथ ही खुश है। वो उसकी मदद से अपना सोशल मीडिया कंट्रोल कर रहा है। कोई भी चीज उसे पोस्ट करने से नहीं रोक सकी। निसान ने ये भी बताया कि यूई के चेस्ट एरिया बर्फ से भी ठंडा है। जरूर इसके पीछे कोई ना कोई राज है। तभी यूई उसे लेने के लिए वापस आता है और कहता है कि उसकी सारी फरमाइशें तैयार है। लेकिन जैसे ही अकीरा नीचे आया उसने अपने दोस्तों को बर्फ से ढका हुआ देखा। यू कहता है कि तुम्हारे कुछ दोस्त तुम्हें ढूंढने के लिए आए थे, इसलिए मैंने उन्हें थोड़ा आराम दे दिया। अकीरा को उन्हें देखकर लगा कि यू ने उन्हें मार डाला है। वो जोर जोर से सर पकड़कर रोने लगा तो यू उसे फिर से लॉक करके उसके लिए दवा लेने लिए निकल जाता है। पर निसान उसे याद दिलाता है कि उसके दोस्त अभी जिंदा है, क्योंकि कबाने तो कभी मर ही नहीं सकता। यूई को याद आता है कि जब उसे एक दिन स्नोई गांव का चीफ बनाया गया था तो उसके मन में एक बात खटक रही थी कि उसकी जगह अकीरा को क्यों नहीं चुना गया। हालांकि अकीरा उसके चीफ बनने से काफी खुश था और हर कदम उसका साथ देने को तैयार था। यूई को भी मालूम था कि अकीरा उसके लिए काफी तैयार होकर कर रहा है। उस रात अकीरा ने यूई को ससाना का फूल भी दिया। चीफ बनने के बाद यूई की जिम्मेदारियां काफी बढ़ चुकी थी। गांव के बीचों बीच एक नल स्टोन हुआ करता था जिसने गांव के बर्फीले तूफानों से आज तक बचाए रखा था। वो जगह काफी खूबसूरत तो थी, पर उतनी खतरनाक भी थी, क्योंकि वहाँ मौजूद हिसामों और बाकी की औरतें एक दूसरे से मुकाबले के चक्कर में उन्होंने यूई के दिमाग को नेगेटिव इमोशन से भर डाला। यूई की जिंदगी में सिर्फ नफरत, जेलसी और लालच ही रह गया था, और इन चीजों के बीच उसे संभालने वाला सिर्फ एक इंसान अकीरा, जो उसकी जिंदगी की एकमात्र खुशी थी। यूई आज भी अकीरा के लिए कुछ भी कर सकता था और अकीरा ने सोचा कि क्यों ना आज इस बात का फायदा उठाया जाए। यूई उसे एक घर पकड़ाकर चला जाता है। अकीरा को समझ नहीं आ रहा कि यूई ने उसे लॉक कर दिया, उसके फरमाइशें पूरी की और साथ ही उसके दोस्तों को जमा दिया। आखिर वो इतने अजीब बर्ताव क्यों कर रहा है? लेकिन उससे भी बड़ा खतरा कैसल के बाहर है। इनारी सामा जान चुके हैं कि इस कैसल को बनने के पीछे नल स्टोन है, जिसे हासिल करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। अकीरा की पूरी कोशिश के बाद भी वो अपने दोस्तों को आजाद नहीं कर पाई, लेकिन कबाने कैसे भी करके बाहर तो आ भी जाता, लेकिन सिर्फ उसके ऊपर का शरीर पर उसकी लोअर बॉडी खुद रीजनरेट हो जाती है। वो अकीरा से नल स्टोन के बारे में पूछता है तो उसे पता लगता है कि नल स्टोन ने ही उनके गांव को तूफान और बाहर की घुसपैठों से बचाए रखा था। कबाने समझ गया कि अगर यूई को उसे हराना तो पहले उसे नल स्टोन किस तरह लेना होगा, पर अकीरा नहीं चाहता है कि वो लड़े, क्योंकि ना तो वो अपने भाई को खोना चाहता है और न ही अपने साथियों को। पर कबाने ने तो जैसे ठान ही लिया है, वो अकीरा को अपने साथ वापस ले जाकर ही मानेगा, क्योंकि उसके बिना इनुगामी सेंटर अधूरा है। पर अचानक अकीरा के हाव बदल गए। वो कहने लगा कि यूई ने उसे कबाने और सबको फ्रीज करने को कहा था। जब तक उसके भाई उसके साथ है उससे किसी से भी कोई मतलब नहीं है। पर कबाने को लगा कि वो झूठ बोल रहा है, ये सिर्फ अकीरा का एक मजाक है। और वो सही था, क्योंकि ये एक्टिंग उसने यूई को देखकर शुरू की थी। जैसे यूई ने कबाने को पहले जैसे देखा वो बस उससे फिर से जमाने वाला था, लेकिन तभी अकीरा ने कहा कि उसे इन लोगों से कोई मतलब नहीं है, पर उसे यूई की चिंता है, इसलिए वो दोनों इन्हें यहीं पर छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे। यूई ने देखा कि अकीरा का ध्यान कहीं और ही है। निसान ने कबाने को इनुगामी को आजाद करने के लिए एक रास्ता बताया। वो अपनी हेट से उन्हें आजाद करवा सकता है, पर इससे पहले वो खुद कुछ कर पाता वहाँ इनारी सामा और धमकती है। लेकिन अगर कबाने ने उसके काम में टांग अड़ाई तो वो उसे भी नहीं छोड़ेगी। तब अकीरा और यूई बाहर एक साथ जाया करते थे तो यूई हमेशा उसकी सुरक्षा के लिए उसके साथ चलता था। तब अकीरा ने पूछा था कि क्या चीफ बनने की जिम्मेदारी उस पर भारी पड़ रही है, तो यूई कहता है कि उसे इस बात से ज्यादा चिंता अकीरा की है। अकीरा इतना कमजोर है कि यूई को हर पल उसकी चिंता सताती रहती है। यूई ने कहा कि तुम हमेशा हंसते रहो, इतना ही मेरे लिए काफी है। अकीरा ने कहा कि वो इतना भी प्यारा नहीं है, क्योंकि आज ही उसने अपने बिस्तर गीला कर दिया। यूई जानता था कि अकीरा की अगर इस हरकत का पता आसाने को चलता तो वो उसके साथ और बुरा व्यवहार करेंगे और उसकी आजादी को मार डालेंगे। इसलिए यूई ने दिल पर पत्थर रखकर एक बड़ा फैसला लिया।
उसने सभी हसाने विमन को एक साथ बुलाकर उसने रिक्वेस्ट करी कि वो अकीरा को यहाँ से जाने दे, बदले में वो उनके लिए जिंदगी भर काम करेगा और अकीरा उसकी जगह कभी ले भी नहीं सकेगा। यूई ने अकीरा को खुशी खुशी इनुगामी के पास भेज दिया, पर उस शाम उसे पता लगा कि हसाने ने उसके पीछे जासूस भेजे हैं, क्योंकि गांव की बात जाने के बाद अकीरा उनके किसी काम का नहीं। ये सुनकर यूई से जबरदस्त नहीं हुआ और वो बिना रुके गांव से बाहर की ओर भागने लगा और उसने बिना गांव की चिंता किए अपने कदम बाहर बढ़ाकर गांव को तबाह कर डाला। लेकिन इस वक्त कोई उनका पीछा कर रहा है। नोबीमारू इनारी सामा के लिए नलस्टोन यूई से छीनने के लिए आया है, पर यूई उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देने वाला। उसने अकीरा को केज में बंद करके नोबीमारू पर जानलेवा हमला करने शुरू कर दिए, लेकिन इनारी को तो सिर्फ नलस्टोन की पड़ी है। उसने कबाने से कहा कि अगर उसने अपना लाइफ स्टोन उसके हवाले कर दिया तो वो अपने पेरेंट्स से मिल पाएगा। तभी इनुगामी की आवाज आती है जो कबाने से अकीरा को बचाने को कहती है। ये आवाज निशान उसकी हार्ट वाइब्रेशन पकड़कर निकाल रहा है। उसने कहा कि उसे विश्वास है कि इनारी उसे कुछ खास नुकसान नहीं पहुंचाएगी, और इतना सुनते ही कबाने वहाँ से तेजी से निकल जाता है। इनारी को लगता है कि इनुगामी बच्चों का इस्तेमाल ठीक से नहीं कर सकता। वो उसे दिखाएगी कि एक बच्चे को अगर ट्रेन किया जाए तो वो क्या क्या कर सकता है। नोबीमारू यूई के हमलों को झेलने के लिए अपनी कई कॉपीज बना लेता है, लेकिन यूई के हमलों के आगे टिकना बच्चों का खेल नहीं है। अकीरा को डर है अगर वो इसी तरह एक दूसरे की खून की प्यासे बने रहे तो जल्दी ही वो उनमें से एक को खो देगा। जब अकीरा की आवाज से यूई का ध्यान भटकता है तो नोबीमारू चालाकी से नलसुंद्रो को उसके गले से खींच लेता है, लेकिन नलस्टोन की ठंड से उसके हाथ जमा देते हैं। अब नोबीमारू को समझ आया कि इनारी ने ये काम खुद क्यों नहीं किया। वो अपने मतलब के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है, लेकिन ये वक्त उसे कोसने का नहीं है। वैसे तो यूई को मारने के कई तरीके हैं, पर एक हाथ से वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन अगले हमले से कबाने आकर नोबीमारू को बचा लेता है। इस वक्त नोबीमारू को यूई को हराने के लिए कुछ प्लान कबाने को बताना होगा, क्योंकि उसके पास जाते वो कबाने की भी कुल्फी बना देगा। इसलिए एक हाथ से उसे ब्लॉक करके दूसरे हाथ से उस पर हमला करना होगा। तभी अकीरा देखता है कि एक फायर बॉल यूई के शरीर से आकर टकराती है और उसकी आइस मेल्ट होने लगती है। कबाने खुद को जलाकर खुद रिकवर कर सकता है, जिस एबिलिटी का नोबुमारू ने फायदा उठाया। कबाने ने यूई को चुका दिया, जिसके बाद वो अकीरा को बचाने के लिए खुद को फायर सूट में कैद कर लेता है। अकीरा इतनी सारी धुंध देखकर जड़ जाता है और सारी फॉग जमाने की कोशिश करता है। कबाने का साथ देने के लिए नोबीमारू को भी मैदान में उतरना पड़ा। इसके बाद कबाने ने जोरदार हमला कर उसकी सारी आइस को पिघला दिया, और जैसे ही वो अगला हमला करने वाला था अकीरा ने उसे रोका, जिसके बाद वो राख में बदल गया। यूई का शरीर बर्फ की तरह चटकने लगा। नोबीमारू को लगा कि उनकी जीत हो चुकी है, क्योंकि कुछ ही देर में यूई की ताकत खत्म हो जाएगी और वो उसे हमेशा के लिए छोड़कर चला जाएगा। लेकिन कबाने को नलस्टोन के बारे में उससे कुछ सवाल करने हैं। अगर वो अकीरा का भाई है तो नहीं मर सकता। अकीरा उसके स्टोन खींचने लगता है और कहता है कि उसका आधा दर्द वो खुद झेलेगा और उसे नहीं मरने देगा। जिसके बाद अकीरा के मन में उसकी मेमोरीज आने लगती हैं। जब यूई ने अकीरा के लिए वो नलस्टोन मंदिर से चुराया था, अकीरा को रोते देखा। कबाने उसके पास आता है और अपने स्टोन से नलस्टोन को बाहर निकालने की कोशिश करता है, जिसमें वो सब कामयाब तो होते हैं, लेकिन दोनों स्टोन साथ में फ्यूज होकर एक स्टोन में बदल जाते हैं। इनुगामी चाहता है कि इनारी उन स्टोन्स को उनके मालिकों के पास ही रहने दे, क्योंकि अब वो उसके काम के नहीं रहे। इसके बाद जब वो जान लगाते हैं तो कबाने नोबीमारू को इलाज के लिए पूछता है, लेकिन नोबीमारू जानते कि उसी की गलती है, जिसे याद रखने के लिए वो इसे नेचुरली ठीक होने देगा। वो सब यूई को हॉस्पिटल में लेकर आता है। कबाने यूई के जागने पर उसे कुछ पूछने चाहता है। अकीरा अपनी कई बातों की शर्मिंदा है, असल में वो उसे अपनी सभी साथियों की चिंता है। वापस जागने पर यूई कबाने की बहादुरी की दाद देता है। जब उसने नलस्टोन निकाला था तो पूरा गांव सफेद धूल में बदल गया था। उस वक्त उसे सिर्फ टोक्यो और इनुगामी के बारे में सोच रहा था। चौंकाने वाली बात यह है कि अकीरा के पीछे आई हसाने की जासूस ने उसे नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया। फिर कबाने ने उसे नलस्टोन के बारे में पूछा, क्योंकि इससे उसे अपने पेरेंट्स को ढूंढने में मदद मिलेगी। दरअसल स्नोई गांव का इतिहास हजारों साल पुराना है। फिर उसने किमोनो इंसिडेंट्स का जिक्र किया, जो किमोनो और इंसानों के बीच एक युद्ध था। किमोनोस काफी साल पहले से ही धरती पर रहते आ रहे थे, लेकिन इंसानों को किसी और जनजाति का रहना पसंद नहीं था। इसलिए इसी बहस के चलते एक लंबी लड़ाई छिड़ गई, जिसमें कई सारे लोग मारे गए और एनवायरमेंट को भी भारी मात्रा में नुकसान पहुंचा। और ऐसा दोबारा ना हो इसलिए नलस्टोन जैसे कई स्टोन बनाकर उनकी स्थापना की गई, जिसका मकसद किमोनोस की पावर की रक्षा करके उसे एक साथ इकट्ठा करना था। और उन स्टोन्स की जिम्मेदारी कुछ किमोनो चीफ को दी गई। हो सकता है कि कबाने के पेरेंट्स को भी किमोनो चीफ का काम सौंपा गया हो।
किमोनो स्टोन पूरे जापान में पाए जाते हैं, जिनमें से वो जगह जगह जाकर चीफ से उसके पेरेंट्स के बारे में जान सकते हैं, जिससे वो जल्दी उन्हें ढूंढ निकालेंगे। ये सुनकर सभी काफी एक्साइटेड हो जाते हैं। हिनारी सामा की नियत अभी उन स्टोन्स पर ही है, लेकिन वो इनुगामी को इन सब में घुसड़ता नहीं चाहती, इसलिए स्टोन्स को पाने का कोई नया तरीका ढूंढ निकालना होगा। यूई ने कहा कि वो चाहे तो उसका स्टोन भी अपने पास रख सकते हैं, क्योंकि वो खुद को उनका दोषी समझता है और पश्चाताप करना चाहता है। उसे लगता है कि वो कुछ ज्यादा ही घमंडी हो गया था, इसके लिए उसने स्नोई गांव की सारी आबादी को खत्म कर दिया, जिनमें औरतें और बच्चे भी थे। लेकिन अकीरा ने उसे चांटा मारा और कहा कि तुमने ये सब मेरे लिए किया, इसलिए असली दोषी मैं हूँ। उसके गुस्से के कारण वहाँ का पूरा माहौल ठंडा होने लगता है। कबाने को यूई एक नेक दिल इंसान लगा। यूई खुश है कि कम से कम कबाने उसे माफ तो कर दिया। वहीं नोबिमारू कित्सुने के पास जाकर उसे बताता है कि इनारी सामा ने उसे स्टोन्स लाने का ऑर्डर दिया है, क्योंकि कित्सुने कबाने की अच्छी दोस्त है और वहीं बहला फुसलाकर उससे वो स्टोन ला सकती है। अकीरा ने मिहाई के रूम में जाकर उससे एक बार और निशान को ठीक करने के लिए कहा, और अगले दिन अकीरा अपने भाई के साथ ट्रिप पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए शिकी को घर पर ही उनको रुकना होगा, पर उसे अपना वादा याद है। बाहर आते ही कित्सुने कबाने को रोक लेती और कहते कि तुम अकेले शिकुको को कैसे जा सकते हो। इनुगामी को लगा कि इसके पीछे भी इनारी की कोई चाल है, पर उसने रोते हुए कहा कि उसकी दोस्ती का मजाक उड़ाया जा रहा है, इसलिए इनुगामी ने उसे भी साथ ले लिया। और इसी के साथ इस सीरीज का अंत यहाँ पर होता है। अगर आपको सीरीज अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं।